नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुनः एक बार अब अगले क्लास में। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था यहाँ तक। ये सारे चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करा था कि प्रतिबिंब क्या होते हैं, और मैंने वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में आपको बताया था। मैंने कितने प्रकार के दर्पण होते हैं वो उसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, और मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है उसको रिवीजन कर लिए होंगे, क्योंकि आपको मैं बार-बार बता रहा हूँ कि ये जितने भी चीज़ है वो आपस में है क्या है, कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है? और मैं आपको एक बात और भी बताते चलूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप पीडीएफ खरीदना चाहते हैं या क्लास में जॉइन करना चाहते हैं, पूरी बढ़िया से पूरे बेहतरीन तरीक़ा से अगर आप नंबर लाना चाहते हैं 10th एग्ज़ाम में और बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ इस नंबर पे आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं अपना नंबर इस कोचिंग संस्था के द्वारा जो है नंबर है वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है? 8651, और ये आप देख सकते हैं, इस पे आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? 8651 74 94 97। मैं आपको ये नंबर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों? तो चलते हैं अभी अपने लोग आगे की तरफ, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, कुछ लिखना-उखना नहीं है, ठीक है? आप गौर से सिर्फ़ सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ तो सारे आपको मिल ही जाएँगे और आप पॉज़ करके लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी अपने लोग तो क्या पढ़ रहे थे? काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की विशेषता, और ये बहुत ही पूछा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्न विशेषता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, ठीक है? और यहाँ पे ये दर्पण लगा हुआ है, ठीक? यहाँ पे ये दर्पण लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि इसका साइज़ अगर 2 सेंटीमीटर है, वस्तु का साइज़ 2 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आईना में, उसका भी साइज़ क्या होगा? अगर आईना मतलब बोलचाल की भाषा में आप इसको आईना बोल सकते हैं। क्या चीज़ को? दर्पण को। तो ये दर्पण में जो इसका प्रतिबिंब बनेगा उसका भी साइज़ क्या रहेगा? 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। ये सिर्फ़ किस में होता है? ये होता है समतल दर्पण में। मान लीजिए कि इसका साइज़ 2 सेंटीमीटर है अगर वस्तु का, तो प्रतिबिंब का साइज़ भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है? ये आप समझ गए? उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हमेशा क्या बनता है प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जैसे ही मैंने आपको काल्पनिक प्रतिबिंब बोला, आपको सारा बात याद आना चाहिए जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब की क्या-क्या विशेषताएँ होती है। क्या होती है? उसको हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब होता है? जो किस लाइन से जिसको जो है डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है? मतलब वो वास्तव में कटती नहीं है, वो प्रकाश की जो किरणें निकलती है वस्तु से वास्तव में कटती नहीं है, वो कटती हुई प्रतीत होती है। उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है? ये समझ गए? इसको पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। और इसका एक और विशेषता होती है कि उसको टूटी हुई लाइन से दिखाते हैं। वस्तु की अपेक्षा इसका साइज़ क्या होता है? वस्तु की अपेक्षा इसका साइज़ सीधा होता है, ये उल्टा नहीं होता है। तो ये आप समझ गए काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब फिर आगे देखिए कि समतल दर्पण की क्या-क्या विशेषताएँ होती है। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर बता दिया, अब ये 3, 4 और ये 5, ये ये विशेषता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा, ठीक है? दर्पण के आगे जितनी दूरी से देखिए, पहले मैं बात समझा रहा हूँ, उसके बाद आप लोग जो है उधर देखिएगा। देखिए ये एक तरह से ये एक समतल दर्पण है, ठीक है? मैं यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस पे, मतलब दर्पण से एक्स डिस्टेंस पे कोई वस्तु रखता हूँ, ठीक है? कोई वस्तु रख लिया, तो ये एक वस्तु है, एक्स डिस्टेंस पे रखा है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, किसमें? इस प्रतिबिंब जो बनेगा इस दर्पण में, तो दर्पण में जो प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा वो कितना दूरी पे दिखाई देगा? हमको दिखाई देगा कितना पे? उसमें एक्स डिस्टेंस पे ही दिखाई देगा, ठीक है? एक्स डिस्टेंस पे ही हम उसको मानेंगे। प्रतिबिंब भी कितने दूरी पे बनेगा? एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगा। मान लें कि हम दर्पण से जितना दूरी पे हम वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से कितना रहेगा? जितना दूरी पे वस्तु है उतना ही रहेगा। मान लीजिए एक्स दूरी पे हम वस्तु को रखें दर्पण के सामने, एस दूरी पे
एक्स दूरी पे रखे दर्पण के सामने वस्तु को, ये वस्तु हो गया। तो प्रतिबिंब भी कितना दूरी पे दिखाई देगा? प्रतिबिंब भी आपको जो है एक्स दूरी पे ही दिखाई देगा, ठीक है? समझ गए इस बात को आप लोग? प्रतिबिंब भी आपको कहाँ पे दिखाई देगा? एक्स दूरी पे ही दिखाई देगा, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। उसके बाद ये देख लीजिए, आपकी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। जैसे ये प्रतिबिंब अगर काल्पनिक होगा तो वो तो सीधा होगा ही, ये बात आप जान गए। उसके बाद दर्पण की ओर अगर देखिए, ये दर्पण रख दिए यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे दर्पण रख दिए और यहाँ पे हम वस्तु ले लिए, ठीक है? यहाँ पे हम वस्तु ले लिए कोई, ठीक है? यह एक वस्तु है, ठीक है? ले लिए हम वस्तु यहाँ पे। अब इस वस्तु को अगर हम v वेलोसिटी से इधर दर्पण की ओर लाएंगे, ठीक है? अगर v वेलोसिटी से दर्पण की ओर वस्तु को चलाएंगे, इधर की ओर चलाएंगे v वेलोसिटी से, वेलोसिटी मतलब v चाल से। मान लीजिए कि इस वस्तु का चाल क्या है? v है, मान लिए। तो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि इधर से जो वस्तु आ रही है, इधर से, यानी कि प्रतिबिंब जो मेरे ओर, जैसे हम जैसे-जैसे दर्पण के नज़दीक जाएंगे, वैसे-वैसे हमको लगा कि प्रतिबिंब मेरे नज़दीक आ रहा है। तो हम अगर भी वेग से अगर हम दर्पण की ओर वस्तु को अगर ले जाएंगे, तो हमको ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो प्रतिबिंब इसका बन रहा है इस मिरर में, वो 2v वेग से जो है हमारे तरफ आ रहा है, ठीक है? अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, v वेग से अगर हम दर्पण की ओर ले जा रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? इस वस्तु का प्रतिबिंब लगेगा कि 2v वेग से मेरे ओर आ रहा है, ठीक है? ये समझ गए कि इधर हम v वेग से ले जाएंगे तो इधर 2v वेग से आता हुआ हमको प्रतीत होगा। तो ये 3-4 पॉइंट है जो समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब बनता है उसके रिगार्डिंग है, ठीक है? और इसको आपको अच्छा से याद रखना है, ठीक है? अब देख लीजिए, मैंने सारा चीज़ आपको समझा दिया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर, 2 नंबर के बाद यहाँ पे 3, 4 और 5, ठीक है? ये पाँचों पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। आप इसको जो है अच्छा से याद रखिए, क्योंकि ये डायरेक्ट ही आपसे ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है, तो ये डायरेक्ट ही आप में पूछा जाएगा। अब देखिए, यदि 2 समतल दर्पण, आप यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, फिर समझना है, ठीक है? देखिए, ये एक समतल दर्पण है, ठीक है? और एक समतल दर्पण और मैं आपको ले रहा हूँ, ये एक समतल दर्पण है, ठीक है? ये एक समतल दर्पण है। मैंने दोनों को कितने डिग्री के एंगल पे रख दिया है? ये मैंने दोनों को 90 डिग्री के एंगल पे रख दिया है, ठीक है? दोनों समतल दर्पण ही है। तो इसमें एक फार्मूला होता है, अगर इसमें कहेगी कि दोनों अगर एंगल पे है, मान लीजिए कि थीटा एंगल पे है, थीटा कितना हो गया इसका? 90 डिग्री हो गया, ठीक है? 90 डिग्री। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, क्योंकि 90 डिग्री पे मैंने इस दर्पण को रखा है, तो बोलेगा कि अगर यहाँ पे कोई वस्तु है तो इसका कितना प्रतिबिंब बनेगा, ये निकालने के लिए बोलेगा। तो इसका फार्मूला आप याद रखिएगा, इसका फार्मूला होता है n = हो जाएगा आपका 360/360 थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है मेरा? 360/90। 90 डिग्री थीटा लिए हैं तो 360/90 हो जाएगा ये थीटा का वैल्यू। तो अगर इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पे कितना प्रतिबिंब की संख्या आ गया? 4 आ गया प्रतिबिंब का संख्या। तो यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई दो दर्पण है, समतल दर्पण, अगर वो समायोजित है थीटा डिग्री एंगल पे, तो कितने प्रतिबिंब की संख्या बनेगी? तो 360 थीटा और -1, ठीक है? अगर इसमें भी अगर एक बात है दोस्तों, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इस बात को, इसमें एक बात है, तो इस बात को समझते हैं अपने लोग। इसमें क्या बात है? तो इसमें बात ये है कि अगर प्रतिबिंब की संख्या जो है, सम आ जाएगा, 360 थीटा अगर सम आ गया, सम मतलब कि 2, 4 और 6 आ जाता है, तो उसमें से आपको क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है एक, ठीक है? उसमें से आपको एक माइनस करना पड़ता है। और अगर प्रतिबिंब की संख्या जो है, अगर आपका इवेन रह गया, ठीक है? अगर प्रतिबिंब की संख्या आपका इवेन हो गया तो आपको जो है फिर माइनस नहीं करना पड़ता है। ये बात आप समझ गए। अगर देखिए, दोनों दर्पण को अगर कितने डिग्री पे रखेंगे? अगर समांतर रखेंगे, ठीक है? दोनों दर्पण को अगर समांतर रखेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनेगी? तो प्रतिबिंब की संख्या जो है आपको अनंत देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं कि ये एक दर्पण है और मैं यहाँ पे फिर एक दर्पण ये ले रहा हूँ। तो इसमें अगर बीच में अगर वस्तु रख देंगे तो प्रतिबिंब की संख्या कितने बन जाएंगी? अनंत प्रतिबिंब की संख्या यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है दोस्तों? ये आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? गौर से सुनिएगा अब, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए कि एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे डाल के रखा है।
इससे आप जो है इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो प्रतिबिंब की संख्या आया है क्या आया है, सम आया है। मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब की संख्या अगर सम आएगा तो उसमें से एक माइनस करना है। तो माइनस करके कितना हो गया प्रतिबिंब की संख्या, 19 हो गया। ठीक है, कितने डिग्री के एंगल पर रखे थे हम दर्पण को, एक दर्पण ये था और हम दोनों को कितने डिग्री के एंगल पर रखे थे, 18 डिग्री के एंगल पर रखे। मान लीजिए कि एक दर्पण ये है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 18 डिग्री है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पे आ गया क्या, गोलीय दर्पण। तो स्फेरिकल मिरर आ गया। गोलीय दर्पण मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब फिर यहाँ पे जो है मैंने तो आपको सारा चीज़ समझा दिया है कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। फिर भी यहाँ पे आया है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। तो परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होने का मतलब क्या हो गया कि ये देखिए एक गोला है, ठीक है, ये खोखला गोला है, ठीक है। इसका परावर्तक सतह क्या होना चाहिए, खोखले गोले का एक भाग होना चाहिए। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं क्या कि अब आपको बता रहे हैं कि अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ये यहाँ से इसको कट कर दिए, ठीक है, समझिएगा अच्छा से, इसको कट कर दिए और ये गोला जो है इसका तो कहीं न कहीं केंद्र होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे इस गोला का केंद्र है, हम बीचों-बीचों कट कर दिए। ज़रूरी नहीं है कि बीचों-बीचों कट करना, अगर साइड से भी आप कट कर सकते हैं। और मैंने क्या किया कि इधर के भाग को जो है अंदर से मैंने पेंट कर दिया। तो अंदर से पेंट कर दिया तो ये परावर्तक सतह कहाँ हो गया, बाहर में हो गया। तो परावर्तक सतह जब बाहर होता है तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। और इस साइड में मैंने क्या किया कि बाहर से इसको पेंट कर दिया। तो बाहर से इसको पेंट कर दिया, तो बाहर से पेंट कर दिया तो परावर्तक सतह कहाँ हो गया, अंदर हो गया। तो अंदर जब परावर्तक सतह होता है, धँसा हुआ रहता है, तो उसको अवतल दर्पण बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है सारी। और अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं और उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण मैंने आपको समझा दिया। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर कहा जाता है इसको, समझ गए। तो अंदर से अगर पेंट किया रहेगा तो क्या हो जाएगा, अगर ऊपर वाला भाग जो है, भाग अगर उभरा हुआ रहे और उस पे जो है परावर्तक सतह रहे तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और परावर्तक सतह अगर धंसा हुआ रहे तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ये देखिए सारा जितना भी फिगर है मैंने आपको यहाँ पे लगा के दे दिया है। ये क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ये किस प्रकार बाहर से देख रहे हैं, पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो और आगे चलते हैं तो देखिए ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण क्या होता है कि अंदर से पेंट किया हुआ रहता है। ये डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको सारा बता दिया है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो भी मैं बताता हूँ तो आप लोग गौर से सिर्फ सुनिएगा, क्योंकि मैं सारा चीज़ वहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाद में जो लिखा हुआ है वो तो आपको मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह घसा हुआ हो अवतल दर्पण, तथा जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। यानी कि सारा जो यहाँ पे है सारांश लिख दिया गया है। तो इसको भी आप लोग जो है नोट को ज़रूर याद रखें। और ध्रुव क्या होता है और इसके बारे में आप जानते हैं, ठीक है। अब फिर देखिए आप लोग जो है गौर से सुनिएगा, ठीक है, इधर उधर नहीं, फिर गौर से सुनिएगा। जितने भी यहाँ पे दर्पण के जितने भी यहाँ पे पैरामीटर है उसको हम एक ही बार जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जितने भी दर्पण के पैरामीटर है उसको एक ही बार जो है डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि खोखले गोले का भाग। तो ठीक है, एक खोखला गोला लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये खोखला गोला ले लिए यहाँ पे। यहाँ पे खोखला गोला ले लिए। खोखला तो गोला का तो केंद्र होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे हम केंद्र मान लिए, ठीक है, यहाँ पे हम केंद्र मान लिए। अब क्या करते हैं कि यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, किसको, इस गोला को कट कर दिए, यहाँ से बीचों बीचों काट दिए। अब क्या करते हैं कि इस वाले साइड को अंदर से हम पेंट कर देते हैं, तो परावर्तक सतह उठा हुआ हो गया, तो ये अवतल दर्पण हो गया। और इस साइड को हम बाहर से पेंट कर देते हैं, तो परावर्तक सतह क्या हो गया, धंसा हुआ हो गया। धंसा हुआ हो गया ना, ये अंदर वाला। यहाँ पे देखिए ये अंदर से परावर्तक सतह है और यहाँ पे देखिए कि बाहर से है। तो ये ऐसे हो गया और एक हो गया क्या, ऐसे हो गया। तो ऐसे वाला में ऐसे कर दिए कि अंदर से इसको पेंट कर दिए और इसको क्या कर दिया, बाहर से इसको पेंट कर दिए। ये इसी का भाग है, ठीक है। इसी को काट के मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। अब देखिए पोल किसको बोलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा और आप लोग को ध्यान से सुनता है, बस सुनते जाना है गौर से। सारा चीज़ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लिखिएगा मत अभी। देखिए यहाँ पे ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट। तो देखिए इस दर्पण का ये क्या हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। यही वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन है, ये है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का जो बीच वाला पार्ट होगा, इसके ऊपर आधा और इसके ऊपर आधा, दोनों को आधा आधा अगर बांट देंगे तो बीच का जो पॉइंट आएगा कहीं पे, वो उसका क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा, ठीक है। गौर से सुनिएगा, बीच का जो पार्ट आएगा वो क्या कहलाएगा,
पोल कहलाएगा। उसी प्रकार इसमें भी अगर आधा-आधा बाँट देंगे तो बीच में जो आएगा उसको पोल करेंगे। आधा ऊपर रहेगा इसका और आधा नीचा रहेगा। इसमें भी आधा ऊपर रहेगा और आधा नीचा रहेगा, ठीक है? तो बीच का जो पार्ट आएगा, दर्पण के बीच का पार्ट आएगा उसको क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे, ठीक है? पोल समझ गए? इसको अब देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण का वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? वक्रता केंद्र समझने के लिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए फिर से मैं यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। फिर से मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है? सर्किल हो गया। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, ठीक है? यहाँ पे इसका क्या हो गया? ये केंद्र हो गया, ठीक है? सर्किल का केंद्र मतलब ये गोले का केंद्र हो गया। सर्किल नहीं, सॉरी, गोला है, गोला का केंद्र हो गया। अब ये इसको मैंने बीचों-बीच काटा था, ये आप देख लिए थे कि मैंने इसको बीचों-बीच काट दिया था। तो बीचों-बीच काट दिया था तो इसको अंदर से पेंट कर दिया था और इसको बाहर से पेंट कर दिया था। इसको क्या किया था? बाहर से पेंट कर दिया, देख लीजिए। बाहर से ऐसे पेंट कर दिए। अब देखिए कि इस गोला का जो केंद्र है, इस गोला का जो केंद्र है, वही इस दर्पण का और इस दर्पण का, दोनों का क्या हो जाएगा? केंद्र हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। मतलब ये दर्पण जिस गोले से बना हुआ है, उस गोला का जो केंद्र होगा उसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि गोला जो होता है उसका क्या होता है? उसका रेडियस भी होता है। ये आपको पता है कि गोला है उसका रेडियस बोले तो त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या होता है तो ये एक गोला है और गोला का यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? 1 मिनट, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? ये त्रिज्या हो जाएगा त्रिज्या। तो अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो यहाँ से यहाँ इसको काट दिया है ऐसे करके। काटने के बाद इसको क्या किया है? अंदर से पेंट कर दिया है और इसको क्या किया है? इसको अंदर से पेंट कर दिया है और इसको बाहर से पेंट कर दिया है। तो बाहर से पेंट कर दिया है तो ये जो गोला का जो त्रिज्या होता है वही उस दर्पण का क्या हो जाएगा? त्रिज्या होगा। जिस गोले से वो दर्पण बना हुआ है, जिस गोले से वो दर्पण बना हुआ है उस गोले की त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है? ये समझ गए आपको क्या-क्या चीज़ बताया मैं अभी। वक्रता केंद्र क्या होता है? पोल क्या होता है? वक्रता त्रिज्या क्या होता है? ये मैंने आपको 3 चीज़ एक्सप्लेन किया है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए वही सारी चीज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई है, तो इसको आप जो है आराम से पढ़ सकते हैं। ध्रुव के बारे में लिखा हुआ है, तो देखिए पोल के बारे में मैंने अभी आपको बता दिया कि पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यही मैंने आपको बताया कि बीच में होना चाहिए, ठीक है? आधा ऊपर और आधा नीचे, बीच में होना चाहिए तो उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, ठीक है? और देखिए इसको डिनोट करते ध्रुव बोलते हैं और ध्रुव को पी से डिनोट करते हैं। ध्रुव को ही मूल कोई भी ध्रुव को ही मूल बिंदु या ओरिजिन मानते हैं तथा कोई भी दूरी इसी ध्रुव से मापी जाती है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि दर्पण का कोई भी अगर दूरी मान लीजिए कि ये अगर इसका एक्सिस है तो कोई भी दूरी यहाँ से मापेंगे, कहाँ से मापेंगे? इस पोल से ही मापते हैं, ठीक है? तो पोल के बारे में मैंने आपको बता दिया, वक्रता केंद्र के भी बारे में मैंने आपको बता दिया। तो वक्रता केंद्र आप समझ गए क्या होता है कि वैसा केंद्र जिस खोखले गोले से जो है बना हुआ रहता है दर्पण, उस दर्पण का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। प्रधान अक्ष और मुख्य प्रिंसिपल अक्ष, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार जो है फिर आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या-क्या बोल रहा हूँ। वक्रता त्रिज्या के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया। देखिए पैरेलल एक्सिस क्या होता है, ये आप गौर से सुनिए, देख लीजिए क्या होता है पैरेलल एक्सिस। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने एक दर्पण लिया, मान लीजिए कि ये कौन-सा दर्पण हो गया, मैंने इसको बाहर से पेंट कर दिया, तो परावर्तक सतह धँसा हुआ है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। तो पोल मैंने आपको बता दिया कि पोल क्या होता है, पोल जो होता है वो दर्पण को आधा-आधा बाँटता है, मतलब कि मिड में होता है पोल, तो ये पोल हो गया। तो देखिए अब क्या करना है कि अब मैंने आपको वक्रता केंद्र भी बताया है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि जिस खोखले गोले से जो है दर्पण बना हुआ रहता है उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र होता है। तो अब क्या करना है कि वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को प्रधान एक्सिस कहते हैं, बोलते हैं उसको प्रधान या मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं या उसी को इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। किसको कि जिस खोखले गोले से ये दर्पण बना हुआ है उसका केंद्र और पोल मतलब उस दर्पण का पोल, वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष और मुख्य एक्सिस बोलते हैं, ठीक है? ये आप समझ गए होंगे। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? प्रधान या मुख्य अक्ष, और इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और जो यहाँ पे पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं अपने लोग।
देखिए यहाँ पे आप आ गया फोकस और मूक फोकस। फोकस किसको बोलते हैं, ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आगे में जितना भी इसका आएगा और भी बहुत सारा इसका प्रॉपर्टी है वो आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।